ओके, तो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जहां पे हमें पता चला था कि थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया। और फिर उसके बाद आए थे मिलिकन था, उनका मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो वहां पे हमने पढ़ा कि मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पता किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है प्रोटॉन, उसका भी चार्ज कैलकुलेट किया, न्यूट्रॉन का भी चार्ज कैलकुलेट किया। तो हमारा जो लास्ट सेशन में डिस्कशन हो रहा था, वो डिस्कशन हो रहा था एटॉमिक मास के ऊपर। हम ये जानना चाह रहे थे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, और वी कैन से रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट, रिलेटिव एटॉमिक। तो भैया एटॉमिक मास का मतलब होता है, ठीक है, आपने कहा भैया जेड एक्स ए, ये किसी एलिमेंट का सिंबल, तो ये ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेम ही बात। ठीक है ना, आप चाहे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, सेम बात है। तो आपने कहा भाई ये होता है एटॉमिक मास। इसको आप एटॉमिक मास ना कह के अगर मास नंबर कहें तो वो ज्यादा अच्छी बात, मास नंबर बोल दीजिए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। एटॉमिक मास जो वर्ड है वो इसके लिए मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है मास ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास मेजर कैसे किया जाता है, एटॉमिक मास मेजर किया जाता है भैया मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास लीजिए, ठीक है, और उससे कंपेयर कर दीजिए किसके साथ, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इस तरीके से एटॉमिक मास डिफाइन है। मतलब वो ये कह रहा है कि कार्बन एलिमेंट के T12 आइसोटॉप के एक एटम के मास के 1/12 से आपके एलिमेंट के एटम का मास कितने गुना भारी है, वो उसका एटॉमिक मास। इसलिए मैंने यह टर्म यूज किया था रिलेटिव एटॉमिक। रिलेटिव मतलब ये कंपेयर हो रहा है किसी के साथ, किसके साथ, कार्बन एलिमेंट के T12 आइसोटॉप के एक एटम के मास के 1/12 से। क्या बोल रहे हो भैया, भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले तो आप ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि एटॉमिक मास की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। और याद रखिए, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास एक ही बात होती है। ठीक है जी। और एक और चीज ध्यान देंगे आप, क्या ध्यान देंगे, आपने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो यूनिटलेस होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो यूनिटलेस होता है। तो ये क्या है, मास, और ये भी क्या है, मास। तो मास और मास का रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस। तो याद रखिए कि एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मतलब भैया हम एटॉमिक मास को किसी यूनिट में डिफाइन नहीं करते, भैया गलत है। अरे भैया परेशान क्यों होते, एंगल जो होता है, आर्क अपॉन लेंथ, वो भी तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही रेशियो है, वो भी यूनिटलेस होता है। लेकिन हमने उसके लिए स्पेशली यूनिट डिफाइन कर रखी है ना, क्योंकि बिना यूनिट डिफाइन किए उसका मीनिंग स्पेसिफाई नहीं होता। तो ऐसे ही एटॉमिक मास की भी एक यूनिट है जो हमने डिफाइन कर रखी है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। तो भैया पता है क्या होगा कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का क्या होता है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो होता है समथिंग समथिंग 1.99 इंटू 10⁻⁻के 23 ग्राम। ठीक है भैया, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻के 23 ग्राम कार्बन एटम के कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है। तो इसका 1/12 कितना हो जाएगा,
तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा? तो भैया 1/12 का मतलब पता है क्या है? ध्यान दीजिए। 1/12 का मतलब है कि आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो वो आया था कल जब हमने सॉल्व किया था, वो आया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, समथिंग समथिंग ये आया था। और भैया आपको पता है कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेट यही होता है। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। मतलब भैया एक एलिमेंट का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन उतना मास उसका हो जाएगा। तो या ये कह दीजिए कि वो एक प्रोटॉन से कितना गुना भारी है, एक प्रोटॉन के मास से कितना गुना भारी है, या कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से कितना गुना भारी है, एक ही बात नहीं। भाई प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। जो आपने अभी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जो आपने अभी मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वो आपको क्यों पढ़ा है? वो आपके पेपर में नहीं आए और ना ही कोई आपसे पूछेगा। बताने का मतलब ये था कि पहली बात तो हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो स्पेसिफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना? तो हमने कार्बन एटम के एक कार्बन एलिमेंट के एक एटम के मास के 1/12 से उसको कंपेयर कर। ठीक है, तो ये ओके। अब हमें ये पता चला कि कार्बन एलिमेंट के एक एटम के मास का 1/12 ये होता है। तो भैया अगर मैं 1 ग्राम, नहीं है समझ, नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ भैया कार्बन 12 के एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप कितना? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ओके, एक एटम का मास इतना, एक एटम का मास इतना है, मतलब एक एटम में इतने ग्राम। और एक ग्राम में कितने कार्बन एटम है आप पता कर सकते हो? आपने कहा भैया वो होगा 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। नहीं है समझ? 1 ग्राम भैया, एक कार्बन C12 आइसोटॉप के एक एटम का मास इतना होता है। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? 1 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम्स होते हैं। वेर इज योर डस्टर भैया? वेर इट इज। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों कि C12 आइसोटॉप के एक एटम का मास इतने ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितने C12 एटम्स होते हैं? कितने C12 एटम्स होते हैं? ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने C12 एटम्स होते हैं? 12 ग्राम में कितने C12 एटम्स होते हैं? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम इंटू 12। कितने C12 एटम्स होते हैं? ये कितने होते हैं भैया? ये कितने होते हैं? ये देखो ये कितने होते हैं भैया? ये इसका रेसिप्रोकल नहीं लिखा हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं लिखा हुआ। तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 C12 एटम्स इतने होते हैं 12 ग्राम में। C12 एटम, 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? इतने। नहीं है समझ? नोट कीजिए, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। बस ये याद रखिए कि एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। हाँ जी भैया, आप बात कर रहे थे एटॉमिक मास से रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का एटम, एक एटम का मास कितना है वो बताइए। तो भैया रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या है? आप कैसे पता करोगे कि एक एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है? कैसे पता करोगे? आप उसको मेजर कर सकते हो क्या? आप उसको तोल सकते हो क्या? आप उसको तोल नहीं सकते। आप उसको कंपेयर कर सकते हो। आप उसको
कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? भैया मैंने एक कार्बन एलिमेंट के C12 आइसोटोप के एक एटम का मास मेजर किया। मैंने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास मेजर किया। वो कितना आया? 1.99 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। और उसका 1/12 ले लिया। उसका 1/12 कितना आया? 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। और ये जो 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम है, इससे कंपेयर किया, क्योंकि ये नियरली नियरली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास जितना था। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है ये, उसका 1/12 होता है ये। और उसका जो 1/12 है ना, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास जैसा दिख रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है, वो किसकी वजह से होता है? जैसे भैया आपने ऑक्सीजन एटम का मास मेजर करना है, तो वो कैसे होगा? उसके पास जो भी मास होगा वो 8 प्रोटॉन्स और उसके न्यूक्लियस में बैठे हुए 8 न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। ऑक्सीजन एटम का जो भी मास होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के मास की वजह से नहीं होगा, क्योंकि पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास का 1/187 टाइम्स होता है। नहीं है समझ? इसका मतलब पता है क्या? कि जो एक प्रोटॉन का मास होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज्यादा भारी है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज्यादा भारी है। इसलिए एक प्रोटॉन के मास के सामने मैं इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? नेग्लेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि इसके पास भले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनका मास लगभग नेग्लिजिबल है। तो आप इसका जितना भी वजन है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से कंसिडर कीजिए। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6724 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6724 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। इतना ही होता है। अगर आपको इसका मास मेजर करना है तो आप 16 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, 16 प्रोटॉन बोल दूं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग सेम है। तो आप 16 इंटू 8 प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6724 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम कर दीजिए। तो अगर आपको एक एटम का मास मेजर करना है, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 भी तो इतना ही आ रहा, जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आ रहा। तो बस उससे कंपेयर कर दीजिए। तो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, एक ही बात बराबर ही। ठीक है ना? तो ये बात हो। तो एटॉमिक मास तो क्लियर हो। अब हमने ये देखा कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है 1.98 इंटू 10 to the power -23 का। देखो इतने ग्राम में, इतने ग्राम में कार्बन 12 कितना एटम है? एक। 1 ग्राम में कितना एटम होगा भाई? इस नंबर को एक के बट्टे में ले जाओ। इतने ग्राम में कार्बन 12 का एक एटम। 1 ग्राम में एक बटे इतने एटम। 12 ग्राम में कितना? इंटू 12, इंटू 12 एटम। तो 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। और ये कितने होते हैं भैया? ये इसका रेसिप्रोकल लग रहा है। देखो 1.99 अपॉन 12, 12 अपॉन 1.99 उल्टा हो गया। मतलब ये था 1.66, ये हो गया 1/1.66। और ये 1/1.66 कितना आता है पता? ये जो 1/1.66 आता है, ये आता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 C12 एटम्स। नहीं आया समझ? मतलब जब आप वन को डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10 to the power -24 से, तो आपको पता चलेगा कि वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 C12 एटम्स की। दोबारा समझाओ। मैंने ये कहा कि कार्बन 12 का एक एटम में मास का, तो इतने ग्राम में एक एटम, 1 ग्राम में इतने एटम, तो 12 ग्राम में इतने एटम, तो 12 ग्राम में कितने एटम? इतने एटम। 12 ग्राम में टोटल कितने एटम है? इतने एटम है। तो भैया हमने ये कहा कि वन मोल क्या होता है? व्हाट इज वन मोल? इट इज नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज वन मोल? इट इज नंबर ऑफ C12 एटम्स present in present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। व्हाट इज वन मोल? ये वन मोल क्या होता है भैया? ये जो नंबर आया ना, इस नंबर को हमने वन मोल बोल दिया। मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 में उसके कितने एटम होते हैं? 1 मोल एटम होते हैं। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम होते हैं। तो वन मोल की डेफिनेशन क्या होती है?
नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का अगर 12 ग्राम ले लिया जाए तो उसमें उसके कितने एटम्स हैं, कितने एटम है, वही 1 मोल है। तो हमने कहा कि जो 1 मोल है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर मोल को अच्छे से डिफाइन कर। चलिए नोट कर लीजिए। समझ आया 1 मोल क्या होता है? 1 मोल उतने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 लेके आओ और उसमें गिन लो कितने एटम्स होते हैं। गिन लो, कैसे गिन लो, ऐसे गिन लो। गिन नहीं सकते आप, मैथ से गिन सकते। पता है कितना बड़ा नंबर है ये? 10 की पावर +23 है ये। इतने एटम होते हैं 12 ग्राम। मतलब 6.022 के आगे 23 टाइम्स जीरो लगाते थे, इतने एटम्स। जी। तो भैया आप गिनने बैठ गए ना, तो गिनोगे कैसे? दिख रहे हैं क्या वो दिखते नहीं है। तो केमिस्ट्री में हम इतने सारे नंबर ऑफ, भैया ग्राम है केवल ही, याद रखना। और आप चीनी जब तुलवाने जाते हैं ना, किलोग्राम में तुलवाते हैं। अब सोच लो कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके पास होंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई, हाँ क्या, हाँ एटम्स देखो ना, 10 12 ग्राम कार्बन 12 में एटम एक ही होता है। अभी समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 12 ग्राम में इतने एटम्स। 24 ग्राम में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 36 ग्राम में कितने होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। भैया वो कितना अजीब सा नंबर आएगा, उससे डील नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इसको 1 मोल बोल दो। अब जितने भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, है ना। हम इतने लार्ज नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मोल से डिफाइन करें, ठीक है ना। तो 1 मोल इज नथिंग बट ओनली द नंबर, ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। भैया एक्चुअल में ना एटॉमिक मास नाम की कोई चीज होती नहीं। जो टर्म है वो रिलेटिव एटॉमिक मास। टर्म क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कैसे मेजर करो, आप उसको कंपेयर कर सकते हो किसी रेफरेंस से। और हमारा रेफरेंस क्या है यहाँ पे, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम के मास के 1/12 से कंपेयर करते हैं हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम। हाँ जी भैया। तो भैया 1 डजन, 1 डजन यानी कि 1 दर्जन, 1 डजन यानी कि 1 दर्जन में कितने यूनिट्स पार्टिकल होते हैं, 12 पार्टिकल, है ना। मतलब भैया 1 दर्जन एक्स, 12 एक्स। 1 दर्जन बुक्स, 12 बुक्स। 1 दर्जन पेन, 12 पेन। ओके। सिमिलरली 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? हाँ जी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रखना, +23 होता है, -23 नहीं होता पार्टिकल। आपको कैसे पता कि 1 मोल में इतनी पार्टिकल्स होते हैं? हमने कहा कि जो 1 मोल होता है ना, हमने कहा जो 1 मोल होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पता है ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? ये आयन हो सकते हैं, ठीक है, ये एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है ना। मतलब नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम एज, सेम एज नंबर ऑफ, सेम एज नंबर ऑफ C12 एटम्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है जी। तो 1 मोल क्या होता है, ये होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल सेम जैसे नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12।
आपको कैसे पता 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं? मैंने कहा वन मैंने कहा कि 1C12 एटम जो होता है उसका वेट होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ तो एक एटम कितना भारी है? तो 1 ग्राम में कितने एटम? आपने कहा 1/1.99 इंटू 10⁻⁻³ एटम्स। 1 ग्राम में कितने एटम? मतलब 1 ग्राम ऑफ C12 में कितने एटम? 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम C12 एटम्स। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम में? तो मैंने कहा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम? आपने कहा 1.99 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 12 C12 एटम्स। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 1/1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ C12 एटम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने आएंगे? ये आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 C12 एटम्स। तो आपको पता चल गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 C12 एटम्स होते हैं। और इसी को हमने बोल दिया 1 मोल। इसी को हमने क्या बोल दिया? 1 मोल। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। बाकी तो नीचे फीलिंग लिखी हुई है कि आपने मेजर किया कैसे। आपने देखा मैथ्स कितनी पावरफुल है। चार्ज, मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास निकाल दिया। आज तक जिंदगी में इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, लेकिन उसका चार्ज भी निकाल दिया, मास भी निकाल दिया। उसकी न्यूक्लियस से, रेडियस से, डिस्टेंस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर पूरी पीएचडी कर डाली। इलेक्ट्रॉन दिखता कहता है पता ही नहीं, वेव है या पार्टिकल है पता ही नहीं। बाकी उसके बारे में सब पता है, उसकी पूरी कुंडली पता है, वो कैसे दिखता है पता ही नहीं, मिले हो कभी नहीं। क्योंकि एक तो रेडियो एक्टिव, दूसरा ये वाइडली प्रेजेंट है, हर चीज में आपको डिटेल मिले, और ये स्टेबल है इस तरह से। और पता है, अब देखो, भाई ने पूछा कि आपने C12 एटम क्यों लिया? क्योंकि एक तो ये रेडियो एक्टिव नहीं आइसोटोप, ठीक है ना। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, 6012, 6013, 6014। जो 6013 और 6014 है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, C12 रेडियो एक्टिव नहीं। दूसरा, ये वाइडली प्रेजेंट है, हर जगह पे ये अर्थ पे आपको मिले। और उसके बाद भी इसकी सबसे खास बात पता है क्या? कि जब आपने इसको रेफरेंस माना और इसको रेफरेंस मान के आपने अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले, तो वो परफेक्ट इंटीजर आए। वो क्या है? परफेक्ट इंटीजर। मतलब इसका कितना है? 12 AMe। और ऑक्सीजन में कितना है? 16 AMe। कैल्शियम में कितना है? 40 AMe। परफेक्ट इंटीजर। लेकिन जब आपने ऑक्सीजन को रेफरेंस माना था और इन सबके एटॉमिक मास निकाले थे, तो वो परफेक्ट इंटीजर नहीं आते, वो आते थे 15.999 AMe। ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के जब आपने उसका निकाला तो वो आया 15.999 AMe। और बाकी का जैसे कार्बन का आया 11.9596 AMe, है ना। और कैल्शियम का कितना है? 39 पॉइंट समथिंग 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 AMe। तो मजा नहीं आ रहा था, याद भी नहीं हो रहा था क्या है। लेकिन कार्बन 12 में सबको इंटीजर फेंक के मारा। कैल्शियम 40 AMe, ऑक्सीजन 16 AMe, कार्बन 12 AMe, है ना, लिथियम 4 AMe। तो इसलिए C12 जो है अच्छी कन्वेंशन है हमारी। ठीक है, चलो, नोट हो गया। पता है क्या हुआ? केमिस्ट्री में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। तो जो एमिडियो एवोगाड्रो थे, वो क्या करते थे? उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने ये कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर हो, अगर सेम टेम्परेचर हो और सेम वॉल्यूम ली जाए, सेम टेम्परेचर हो, सेम प्रेशर हो और सेम वॉल्यूम आप ले लें, तो उस सेम वॉल्यूम में सपोज यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर और यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर, ठीक है जी। तो दोनों की वॉल्यूम क्या है? बिल्कुल सेम।
जितनी जगह इसके पास अवेलेबल है उतनी जगह इसके पास अवेलेबल। यहाँ पे आपने गैस ले ली हीलियम, और यहाँ पे आपने गैस ले ली, हाँ हीलियम नहीं लेते भैया, कोई और ले लीजिए। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, यहाँ पे आपने गैस ले ली ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपने गैस ले ली नाइट्रोजन। तो जो हमारे केमिस्ट थे, नाम था एमईडीओ एवोगैड्रो, इन्होंने ये कहा था कि सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम पे ना जो भी गैस ली जाती है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं। मतलब जितने ऑक्सीजन एटम्स इस कंटेनर में होंगे एक फिक्स वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, उतने ही ऑक्सीजन एटम इस कंटेनर में भी होंगे उस फिक्स टेम्परेचर। हाँ, नाइट्रोजन के एटम्स, जितने ऑक्सीजन एटम इसके पास होंगे उतने ही नाइट्रोजन एटम यहाँ पर भी होंगे। ठीक है जी। तो बैठे प्लीज, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। तो भैया ये हो गया। तो एमिलिटी, तो उन्होंने पहली बार नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गिनने की कोशिश करी थी, है ना। इसलिए हमने कहा कि भैया ये जो वन मोल होता है, ये जो वन मोल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। इस ह्यूज से नंबर को, इस बड़े से नंबर को आपने एवोगैड्रो साहब के सम्मान में एवोगैड्रो नंबर बोल दिया। क्या बोल दिया? एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो एन ए है, व्हाट इज दिस? इट इज एवोगैड्रो, इट इज एवोगैड्रो नंबर। और एन ए कितना होता है? एन ए होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ओके। ऑल्दो ऑल्दो एवोगैड्रो साहब ने ये नंबर नहीं निकाला था, इसको उनके सम्मान में डिवोट किया गया। ठीक है, तो इसको वन मोल को, इस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम एवोगैड्रो पार्टिकल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इस बड़े से नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये वाला जो नंबर है इसका स्पेशल नाम है, इस नंबर का नाम है एवोगैड्रो नंबर। इस बड़े से नंबर का नाम क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्या एवोगैड्रो से आपने ये नंबर निकाला था? नहीं, हमने उनके सम्मान में इसको डिवोट किया। नोट कर लीजिए। तो ये कहते हैं सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पे जो गैस पार्टिकल्स, अगर आप दो कंटेनर में अलग अलग गैस ले लें तो जितने एटम्स इसके होंगे उतने ही एटम इसके भी होंगे। मतलब अगर यहाँ 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं सेम वॉल्यूम में, तो यहाँ भी कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 10 ही होंगे। नाइट्रोजन, समझे? जैसे इस रूम में मान लीजिए 4 चेयर्स, और ऐसा ही एक और रूम लेके आना, मतलब जगह बड़ी और छोटी नहीं करनी। अगर यहाँ 4 चेयर फिट बैठती हो, उस कमरे में भी 4 ही चेयर फिट बैठी। समझ आ गया? ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही पॉइंट को पकड़ा, लेकिन वो एटम्स की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सेम ही होंगे, उन्हें नहीं पता था कितने होंगे, वो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हो गया नोट? चल, ये तो नोट हो गया। ये नोट करो, ये तो कहानी थी, ये तो पढ़नी नहीं है, ये तो हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये नहीं आपको नोट करना, ये तो मैं एवोगैड्रो कौन थे, वो क्या कर रहे थे, है ना, उनकी कहानी। वो पहली बार कोशिश कर रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने की, ऑल्दो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो कैलकुलेट कर सके। I don't know। चलिए, तो हमें समझ आ गया। हाँ जी, अब मेरे को बताइए कि वन मॉल बुक्स, कितनी बुक्स? वन मॉल पेन, कितने पेन्स?
वन मोल रबर। डाउट? यस। भैया आई हैव अ लिटिल डाउट। यस, व्हाट्स योर डाउट? एवोगैड्रो नंबर, इस बड़े से नंबर को क्या से बोलो? भैया ये यहाँ खत्म नहीं होगा, ये आगे तक जाओ। तो जब आप आगे जाएंगे तो राउंड ऑफ करके इससे थ्री बनाए। तो कोई बात नहीं, 6.022 लिखे, टू थ्री लिखे, एक ही बात है, एक ही बात है, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। तो भैया वन मॉल में कितनी बुक्स, एवोगैड्रो नंबर जितनी बुक्स, ओके, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, लेकिन वन मोल में एवोगैड्रो नंबर जितनी बुक नहीं होती। वन मोल में एवोगैड्रो नंबर जितनी बुक्स होती है, नहीं, वन मोल में उतनी बुक्स होती हैं जितनी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इसके एटम्स। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम्स होते हैं, तो वन मोल में इतनी बुक्स होती है। ठीक है, ओके। वन मोल में कितने पेन्स होते हैं? वन मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पेन्स होते हैं, हाँ, नहीं नहीं, वन मोल में उतने पेन्स होते हैं जितने 12 ग्राम और कार्बन 12 में उसके एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होते हैं। तो कितने पेन्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पेन्स होते हैं। वन मोल में कितनी रबड़ होती है? एवोगैड्रो नंबर जितनी रबड़ होती है। नहीं भैया, वन मोल में एवोगैड्रो नंबर जितनी रबड़ नहीं होती, उतनी रबड़ होती है जितनी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में उसके एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो कितनी रबड़ होती है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 रबड़। हमने जान लिया था कि व्हाट इज एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? क्या होता है एटॉमिक मास? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज एटॉमिक मास? कोई बताएगा? वाह, बिल्कुल सही जवाब, यही जवाब तो मुझे चाहिए था। मुझे यही चाहिए था कि एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता, वो नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो होता है एटॉमिक मास। तो भैया एटॉमिक मास एक मिसनोमर है, वो नंबर है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है भैया, ये बात होगी। और फिर उसके बाद ये बताइए कि मास ऑफ वन एटम, ये क्या होता है फिर? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या होता है भैया फिर? भैया ये होता है, क्या होता है ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, C12H12। ठीक है, ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को? इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो भैया ये क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? याद रखिए भैया, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि भैया न्यूमिनेटर में भी मास है और डेनोमिनेटर में भी क्या है? मास है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके भैया, तो फिर वन मोल क्या होता है? वन मोल ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम एज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ
C12 आइसोटोप। तो 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में कितने यूनिट पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं भैया। ठीक है भैया, जहां तक हमें लास्ट सेशन में सब क्लियर था। अब भैया डिस्कशन यहाँ ये हो रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आ गया, एटॉमिक मास समझ आ गया और वन मोल समझ आ गया। हमें ये बताइए, ये वन एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। और इसको आप यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम। क्या बोल सकते हैं आप इसको? एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोल सकते हैं आप? इट इज यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है भैया, तो भैया वन एएमयू डिफाइन कैसे? वन एएमयू डिफाइन कैसे? ये है 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कुछ इस तरीके से डिफाइन। तो भैया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का क्या मतलब है? कार्बन एटम की एक आइसोटोप का मास, एक एटम का मास 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम होता है। इसका जब आप 1/12 लेते हैं तो वो आता है समथिंग समथिंग 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -के 24 ग्राम। तो इस मास को हमने बोल दिया था कि ये वन एएमयू। इस मास को हमने क्या बोल दिया था कि ये वन एएमयू। हमने कहा था ना कि भैया किसी भी एलिमेंट का मास एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से आता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग यही तो होता है। ये मास है क्या? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ही है। ये 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 को हमने वन एएमयू बोल दिया। तो उसके बाद अगर हमसे किसी ने पूछा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा एक एटम का, एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो फिर मुझे पता है कि भैया रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन, भैया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 1 एएमयू होता है। भैया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये किसके बराबर होता है? 1 एएमयू के बराबर होता है। तो भैया इसलिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किसमें आ जाता है भैया? ये आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 एम। तो भैया इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास किस में डिफाइन हो जाता है? एएमयू में। हालांकि एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, लेकिन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को हमने 1 एएमयू बोल दिया था। और अगर हम यहाँ से देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 एएमयू किसी भी एक एलिमेंट का मास की यूनिट मिल गई हमें। हमने एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोला था? यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो आपने एक एलिमेंट के एक एटम का मास एएमयू में कैसे मेजर किया? समथिंग लाइक दिस। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो भैया
किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अगर चाहिए, उसका एटॉमिक मास लो और उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। उसका एटॉमिक, भैया रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास एक ही चीज तो होती है। तो एटॉमिक मास ये रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको लो और 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक एलिमेंट का मास आ जाएगा आपके पास। नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी। हाँ जी भैया। तो एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है? भैया ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। तो क्या ये किसी एटम के मास वजन को बताता है? नहीं, ये नंबर को बताता है। एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर भी क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये किसी वजन को नहीं बता रहा है, ये किसी मास को नहीं बता रहा है, ये बल्कि नंबर है कि कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनको काउंट करके बताता है। ओके, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो भैया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि आपने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 से किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को कंपेयर किया, कि इसके कंपैरिजन में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना टाइम्स भारी है, तो वो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। भैया ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये भी मास है और ये भी मास है, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी मास की। अब भैया वन मोल क्या होता है? वन मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कितने यूनिट पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और इस बड़े से नंबर को हमने एवोगैड्रो नंबर बोल दिया था। इतना लास्ट सेशन में क्लियर था। अब बात हो रही है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU, या फिर यूनिफाइड मास यू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप उल्टा रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये है यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब आपने किसी एलिमेंट के एक एटम का मास मेजर किया और उसको किसी यूनिट में डिफाइन किया, और वो यूनिट किया AMU। AMU कैसे डिफाइन होती है? वो होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब 1 AMU क्या होता है? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12, वो होता है 1 AM। तो भैया कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास इतना होता है, उसका 1/12 इतना होता है, इसको हमने बोल दिया 1 AM। तो भैया एज वी नो, हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और ये 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या है? ये 1 AMU है। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या है? 1 AMU है। तो भैया अगर आप इस 1 AMU को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप किसी भी एटम के एक एलिमेंट के मास को उसके एटॉमिक मास इंटू 1 AMU के मल्टीप्लीकेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इंटू 1 AMU। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी भैया। तो फिर 1 AMU क्या होता है भैया? भैया 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये होता है भैया 1 AMU। ओके भैया। ओके भैया, हमें समझ में आ गया है कि ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? आप ये याद रखिएगा कि भैया अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है भैया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होते हैं। याद आ गया? समझ आ गया? मतलब भैया अगर किसी भी एटम का, एक एटम किसी एलिमेंट के एक एटम का मास मैं AMU में लिखूं, तो आप उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे? हाँ। फिर आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे? हाँ। तो ठीक है भैया, अब ये है कि जादुई बात। अब लोग पता है क्या याद रखते हैं? लोग एक ग्राम भूल जाते हैं, लोग एक ग्राम भूल जाते हैं कि आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है भैया। अब आप मुझे एक बात बताइए भैया, ये है ऑक्सीजन एलिमेंट, इसका सिंबल होता है 8O16।
इसका सिंबल होता है 8 और 16। ठीक है भैया। तो ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, इस ऑक्सीजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है भैया, जल्दी बता दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8। ओके। इसका एटॉमिक मास क्या है भैया? व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास? भैया इसका एटॉमिक मास वो है भैया 16। 16 क्या? 16 AMU? 16 ग्राम? कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ये भैया जानबूझ के आपको फंसाने के लिए इसका नाम एटॉमिक मास रखा हुआ है। एक्चुअल में तो ये मास नंबर है भैया। अंडरस्टूड? ओके। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, व्हाट इज दिस? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके। और ये क्या है भैया? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब भैया एटॉमिक मास ये है। अब आप ये बताइए, वन, आप मुझे ये बताइए कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है बताइए? ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना भैया? भैया एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। भैया बताइए कि आपने एक ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे मास पूछा है, और एटम का मास किस में मेजर किया जाता है? ये सारे जा रहे हैं एमयू। एटम का मास किस में मेजर किया जाता है? एमयू में। अब भैया एटॉमिक मास तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, लेकिन एटम के मास को हमने कल डिफाइन किया था एटॉमिक मास यूनिट से, तो उसकी मैग्नीट्यूड है 16 और यूनिट है एएमयू। अच्छा भैया ये तो ये बात। अब आप मुझे ये बताइए कि मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम का क्या होगा भैया? भैया बताइए, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा भैया? भैया एक एटम का मास होता है ये 16 AMU। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? मैंने कहा होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो भैया उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। अच्छा 1 AMU में कितना ग्राम होता है भैया? भैया 1 AMU में ग्राम होता है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। कितने ग्राम? और ये क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। भैया एवोगैड्रो नंबर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और भैया क्योंकि ये भी नंबर है ना, और ये जो है 16 यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये जो है मास, इसके पास कुछ है यूनिट, वो है ग्राम। भैया आपको पता है जब आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली नियरली 10 आएगा। नियरली नियरली क्या आएगा? 10। तो भैया ये आएगा नियरली नियरली 10 के 10 कह रहा हूँ। कर लो ना भैया, ये कर लो। 6.022 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.66 से, कितना आएगा? 6 टू 12, कैरी 1, 6 टू 12 और कम 13, 6 0 0 और 1 1, 6 6 36। देन अगेन, देन भैया, देन वी विल ऐड ऑल दिस। भैया पॉइंट डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा? भैया देखो इधर डेसिमल की राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं? मैंने कहा 3। और इधर कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? मैंने कहा टोटल है 5। तो 1 2 3 4 5। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया भैया? इनको मल्टीप्लाई करके आया 9.99। अच्छा भैया इस 9 को ड्रॉप कीजिए, या छोड़िए इस 9 को नहीं, इस 9 को ड्रॉप कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, इसको ड्रॉप करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा भैया 10.0, है ना? 10.0, और 10.0 को आप 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया ये है 10⁻⁻24, और ये है 10⁻23। तो ये प्लस हो जाएगा भैया, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो भैया ये हो जाएगा 16। अच्छा ग्राम कहाँ गया? ग्राम भी तो चल रहा है, ये ग्राम चल रहा है साथ में। ओके भैया 16 इंटू 10 क्या आएगा? -1। आपको लगता है ये दोनों कट जाएंगे? क्योंकि भैया ये 10⁻⁻1 जो है ये 1/10 ही तो है। तो भैया ये कट जाएंगे, और ग्राम का है, ग्राम यहाँ चल रहा है। इसका मतलब भैया ये क्या आ गया? 16 ग्राम। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया भैया? हाँ, क्या समझ आया?
कि भैया एक ऑक्सीजन एटम का मास आप ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। वो बहुत कम होता है। वो बहुत कम होता है, उसको आप एमयू में मेजर कीजिए जब आप एक एटम को मेजर करो। लेकिन अगर आप ले लो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो भैया 1 मोल में इतने ऑक्सीजन एटम होते हैं। और इतने ऑक्सीजन एटम का कलेक्टिव मास एक सिग्निफिकेंट मास होता है, उसको आप मेजर कर सकते हो ग्राम में। सोचो, एक एटम का मास आप ग्राम में मेजर कर रहे हो। ये एक एटम नहीं है, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स है। इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। इसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा भैया, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है, व्हाट इज दिस? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप किसी भी एलिमेंट के 8 मोल एटम ले लें और उनका मास मेजर करें, तो याद रखिए वो हमेशा ग्राम में आता है, क्योंकि भैया 1 एमयू हमेशा फिक्स है, और 1 मोल में पार्टिकल्स हमेशा फिक्स है, और इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा फिक्स। इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कट के ग्राम में जाता है। क्या हो जाता है? ग्राम। तो एटॉमिक मास इंटू ग्राम हो गया खत्म। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। इज व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। अब भैया आपको पता है इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम मोलर मास भी बोल देते हैं। इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास। देखो ना, ये कितने एटम का मास है? 1 मोल एटम्स का मास है, तो बोल दिया मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल एटम का मास। तो ये नोट कर लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें भैया? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि मोलर मास क्या होता है, 1 मोल एटम्स का मास। ओके। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? वही 1 मोल एटम का मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्यों बोला? क्योंकि 1 मोल एटम का मास ग्राम में आता है, और एक एटम का मास एमयू में आता है। एक एटम का मास एमयू में आता है, और 1 मोल एटम का मास ग्राम में आता है। तो इसको आप ग्राम एटॉमिक मास बोलिए, या फिर आप इसको मोलर मास बोलिए। मोलर मास क्यों बोला? भैया 1 मोल एटम का मास मेजर कर रहे हो आप। कितने एटम का मास मेजर कर रहे हो? 1 मोल। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 मोल एटम का मास मेजर किया? मैंने बोल दिया ना, मोलर मास। मतलब आपने 1 मोल एटम्स को मास में, तो मोलर मास समझ आ गया, ग्राम एटॉमिक मास समझ आ गया। कुछ नहीं है बल्कि सेम थिंग है। क्या है? सेम। तो नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट था भैया ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास को समझ ली। बाकी ये क्या थी? फीलिंग। ये क्या थी? फीलिंग। 1 मोल एटम का मास ग्राम में कैसे आया, और एक एटम का मास एमयू में कैसे आया, और एक एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एटॉमिक मास केवल नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि ये क्या है? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आपने काउंट करके बता दिया कि ऑक्सीजन एटम के एक ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम में कुल मिला के 16 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। उससे प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स कितने, वो बात की बात है, कैसे पता चलेगा? भैया प्रोटॉन्स तुम्हें पता है ना, एटॉमिक नंबर ने बता दिया 8 है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है और प्रोटॉन 8 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 - 8। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। मतलब इसके एक ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। भैया ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या आपको? भैया 1s2, 2s2, 2p6। पक्का? 2p6, 2p4। भैया देखो, 4 2 6 2। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लीजिए बच्चों। भैया आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अरे भैया, समझ आ गया आपको क्या?
कि एटॉमिक मास, एक एटम का मास और एक मोल एटम के मास में क्या डिफरेंस है। अगर समझ में आ गया। आप सल्फर एलिमेंट को जानते हैं, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। सल्फर एटम का आप मुझे एटॉमिक नंबर बता दीजिए, और आप मुझे सल्फर एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर बता दीजिए। आप मुझे सल्फर एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता दीजिए, कितने हैं। बता दीजिए जल्दी से कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। आप मुझे ये बता दीजिए कि सल्फर एटम में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए, कितने हैं इसके पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए आप सल्फर एटम के पास कितने हैं। ठीक है भैया। आप मुझे इसके एक एटम का मास बता दीजिए। आप मुझे इसके एक मोल एटम का मास बता दीजिए। ओके। आप मुझे इसका ग्राम एटॉमिक मास बता दीजिए। आप मुझे इसका ग्राम एटॉमिक मास बता दीजिए। आप मुझे इसका मोलर मास बता दीजिए। ठीक है जी। जल्दी जल्दी ये सब हमें बता दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। हाँ चलिए लिखते हैं भैया, चलिए। तो भैया इसको जरा क्वेश्चन मार्क हटाइए क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया। हाँ भैया। एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर एलिमेंट का। आपने बोला 16, ओके, तो मैंने कहा एटॉमिक नंबर है 16। कैसे पता आपको, देखो किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जेड एक्स, एक्स बोल दीजिए या ई बोल दीजिए, ई फॉर एलिमेंट ए। ठीक है ना भैया। किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऐसा होता है। तो यहाँ पे भैया ये क्या होता है, ई, ये एलिमेंट का सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस फॉर सल्फर। जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। ए क्या है, उसका एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है भैया। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए। बेटा जी 16 है, कैसे बता। भैया एटॉमिक नंबर बताता क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो बताता है। अच्छा एटॉमिक मास कितना है इसका, 32 भैया। या फिर मास नंबर क्या है इसका, 32 भैया। वो कौन बताता है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा भैया एटॉमिक मास और मास नंबर पता लग गया। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगेंगे। भैया ये 32 क्या बता रहा है, ये 32 बता रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 32 है, भैया देखो, देखो भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है भैया आपका एटॉमिक मास। ठीक है भैया। ये क्या होता है, एटॉमिक मास। तो भैया एटॉमिक मास कितना है, 32। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 16। हमें कहाँ से पता लग गया, एटॉमिक नंबर से। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। व्हाट डू यू वांट, आई वांट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे भैया, वो होंगे 32 माइनस 16। तो वो होंगे 16। समझ आ गया, समझ आ गया आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 कैसे होंगे। ओके भैया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल एटम है, क्योंकि अभी इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा। अगर प्रोटॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा। फिलहाल ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसके पास, 16। जब प्रोटॉन 16 तो इलेक्ट्रॉन 16। तो न्यूट्रॉन 16 कहाँ से है, क्योंकि भैया इसका एटॉमिक मास 32 है। तो वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन अगर 16 है और एटॉमिक मास अगर 32 है, तो न्यूट्रॉन 32 माइनस 16, 16 आ गए। तो मैं क्या करूँ, ओके, एक सल्फर एटम का मास कितना है, एक सल्फर एटम का मास पूछ रहा हूँ मैं, उसका एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा। मैं उसका एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा, उस एक एटम का मास पूछ रहा हूँ। तो भैया वो होता है एटॉमिक मास इंटू एएमयू। एटॉमिक मास इंटू एएमयू। एटॉमिक मास कितना है, ओहो भैया एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 32 भैया। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 32 इंटू एएमयू। 32 एएमयू है इसके एक सल्फर एटम का मास। एक मोल सल्फर एटम का मास कितना है भैया, एक मोल सल्फर एटम का मास होता है 32 ग्राम। एक
मोल सल्फर एटम का मास कितना होता है? 32 ग्राम, क्योंकि एक मोल किसी भी एलिमेंट के एटम का मास ग्राम में है। तो फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना? ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 32 ग्राम है भैया। ग्राम एटॉमिक मास वही होता है जो ग्राम में आता है। जो एमयू में आता है वो एक एटम का मास, जो ग्राम में आता है वो ग्राम एटॉमिक मास। तो मोलर मास क्या है भैया? 32 क्या? 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल। याद रखिए कि मोलर मास की यूनिट जो होती है वो ग्राम नहीं होती है, वो होती है ग्राम पर मोल। ये भैया एक मोल एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। एक मोल एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं कहीं लिख दूं 32 ग्राम पर मोल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 32 ग्राम पर मोल, है ना? आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लेक्चर में देखा था कि मोल की स्पेलिंग क्या होती है? MOLE। लेकिन इसकी यूनिट को कैसे लिखते हैं? इसकी यूनिट को लिखते हैं MOL। यूनिट ऐसे लिखी जाती है, जैसे मीटर की स्पेलिंग होती है METRE, लेकिन मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं M से। ऐसी मोल की स्पेलिंग होती है ये, लेकिन यूनिट की स्पेलिंग होती है ये। तो क्या लिखा है? 32 ग्राम पर मोल। कैसे भैया? अरे -1 अपॉन में जाके मोल हो जाएगा भैया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मोल एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। भाई मोलर मास क्या बताता है? मोलर मास बताता है एक मोल एटम का मास कितना है। एक मोल एटम का मास कितना है? तो आपने बोला 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल के पढ़ के ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक मोल एटम का मास। पर मोल एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। एक मोल हो गया 32 ग्राम। दो मोल लिए तो 32 × 2 ग्राम। तीन मोल लिए तो 32 × 3 ग्राम। अंडरस्टूड? एक मोल का मास 32 ग्राम। अब आप जितने मर्जी मोल ले लो। तो भैया यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होता है? बताइए। वो होता है ग्राम पर मोल। हाँ जी, ग्राम पर मोल, या फिर कैसे लिखा जा सकता है? ग्राम पर मोल। याद रखेंगे? क्या आप इस बात को याद रखेंगे कि मोलर मास की यूनिट क्या होती है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी भैया, ये 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम को ना, क्या बोल रहा हूँ? आप ये बोल रहे हो कि 1 AMU = 1.66 × 10⁻⁻के 24 ग्राम। इसको आप एक तरीके से और भी बोल सकते। क्या? इसको आप बोल सकते हो 1/Na ग्राम। है, ये कैसे बोल सकते हो? अरे भैया, Na क्या है? Na एवोगैड्रो नंबर है। व्हाट इज दिस Na? इट इज एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज दिस Na? इट इज एवोगैड्रो नंबर। ओके। तो एवोगैड्रो नंबर होता ये होता है 6.022 × 10⁻23। ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो आपको पता है भैया, क्या पता है? अगर आप, अभी आपने क्या देखा था? आपने ग्राम एटॉमिक मास में क्या देखा था? आपने ये देखा था कि 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया था 6.022 × 10⁻23 से, तो क्या आ गया था? 1 आ गया था। 10 से 10 कट गया था और 1 आ गया था। और अगर मैं इसको उठा के 1 के अपॉन में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा भैया? 1 के अपॉन में आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। और इक्वल में क्या आ जाएगा? 1.66 × 10⁻⁻के 24 ग्राम। है ना भैया? बिल्कुल भैया। तो भैया ये आ गया ग्राम। इसका मतलब समझ में आया कि ये जो है ना, ये 1 AMU, ये जो 1 AMU है, इसको आप 1/Na ग्राम भी लिख सकते हो। तो कोई डाउट नहीं है भैया, क्योंकि भैया ये क्या है? ये है 1/एवोगैड्रो नंबर। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए? कि 1 AMU में इतने ग्राम तो होते हैं। 1 AMU में इतने ग्राम तो होते हैं, लेकिन इसको आप 1/Na ग्राम भी लिख सकते हो। और Na तो आपको याद है ही। हाँ भैया, बताना जरा।
क्या होता है ग्राम एटॉमिक में? क्या होता है ग्राम एटॉमिक में? ये होता है मास ऑफ वन मोल एटम, बस, मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स। मतलब जब आप एक मोल एटम्स के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ग्राम। यूनिट क्या हो गई? ग्राम। अरे ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ओके। तो फिर मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है कुछ नहीं, वो भी मास ऑफ वन मोल एटम्स ही होता है। मास ऑफ वन मोल एटम्स, मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक मोल एटम के मास को मोलर मास कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है भैया? एक मोल एटम का मास किस में आता है? ग्राम में। ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। क्योंकि कितने मोल का मास आया ग्राम में? वन मोल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक ही बात है भैया। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। तो क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? यस। हाँ जी भैया, अगर आपको ये सब समझ में आया है तो एक क्वेश्चन करिए प्लीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 196 AMU सैंपल ऑफ H2SO4 आपके पास है, मतलब उन्होंने H2SO4 मॉलिक्यूल का एक सैंपल लिया जिसका वेट आया 196 AMU। तो आप मुझे बताएं कि इस 196 AMU H2SO4 के सैंपल में मेरे पास कितने सल्फर एटम्स? अपनी नॉलेज यूज कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, कैसा है कि H2SO4 के हम एक मॉलिक्यूल, H2SO4 क्या है? एक मॉलिक्यूल जो तीन एलिमेंट से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम से मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना। तो भैया ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, क्या बोल रहे हो? एटॉमिक मास नहीं, एक एटम का मास कितना है? 1 AMU। ओके। सल्फर एलिमेंट की क्या कर रहे हो? सल्फर एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होता है? 32 AM। ओके। ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होता है? आपने कहा 16 AM। ओके। तो भैया अगर ऐसा है तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो भैया देखो, 2 into 1। भैया दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना बनेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का आ गया, प्लस एक सल्फर है, उसका मास 32 AMU, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU। कितने हैं? चार। तो 16 into 4। हाँ भैया, बताना। 2 1 जा 2, प्लस 32, प्लस 64। जरा ऐड कीजिए भैया। 2 2 4 and 4 8 and 9, 98 AMU आया भैया H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास। अंडरस्टूड भैया? बट हमारे पास कितने हैं? 196 में। तो आप ये बोलिए कि भैया देखो, अगर 98 AMU में, अगर 98 AMU में वन H2SO4 मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, तो 1 AMU में 1/98
टाइम्स H2SO4 मॉलिक्यूल होंगे। हाँ जी। तो 196 AMU जो हमें दे रखा है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो भैया 98 वन जा 98, 98 टू जा 196। आपको 98 का भी टेबल आता है? जी हाँ मुझे आता है। आपको नहीं आता है तो याद कीजिए। ओके, 100 तक टेबल बेटे होने चाहिए। आगे। तो 196 AMU में वो H2SO4 मॉलिक्यूल है भैया, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। लेकिन हमसे ये पूछा था क्या? नहीं। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि 196 AMU सैंपल ऑफ H2SO4 में सल्फर एटम्स कितने हैं। तो मैंने कहा कि देखो, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में, मैंने ये कहा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में, 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है? आपने कहा 1। अब सल्फर को चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सब सेम है। तो आपने ये देखा कि 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, कितने एटम है? एक। तो भैया आपके पास 196 AMU में कितने H2SO4 मॉलिक्यूल है? आपने कहा दो। तो फिर बता दीजिए कि 2 H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम होंगे? कितने सल्फर एटम होंगे? लो भैया आ गया आंसर। क्या हो गया भैया? आंसर आ गया। समझ आ गया? नोट कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे? नोट कीजिए। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। ये वो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़े कि भैया 196 AMU सैंपल ऑफ H2SO4 दिया, ये इसका वजन दिया। पूछा क्या है? नंबर ऑफ सल्फर। वजन नहीं पूछा, नंबर पूछा। एक H2SO4 में एक सल्फर है। अगर आप मुझे ये बता दें कि 196 AMU में कितने सल्फर, कितने H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो मैं ये बता दूंगा कि उसमें कितने सल्फर एटम्स। एक में एक है, तो दो में दो होंगे, और 10 में 10 होंगे, 20 में 20 होंगे। तो अब पता ये करना है कि 196 AMU में है कितने। तो मैंने कहा कि एक का वजन निकालते। एक का वजन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकाल। एक 98 AMU में कितने हैं? एक। तो 1 AMU में कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब आपको जानना है कि 196 AMU में कितने होंगे। अब आपको ये पता है कि 1 AMU में इतने होंगे, तो 196 AMU में 196 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता लग जाएगा कि 196 AMU में कितने होंगे। अब आपको पता लग गया कि 196 AMU इतने हैं, और आपको पता है कि एक में एक है, तो दो में दो है, तो तीन में तीन, तो चार में चार है, 10 में 10 है। हो गया? चलो। आगे भैया, एटॉमिक मास पे बहुत डिस्कशन हो गया। अब ये बताइए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास पे बहुत डिस्कशन हो गया। अब आप ये बताइए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? भैया मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। कंपाउंड मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टू, मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नोट कीजिए, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined in a fixed ratio, combined in a fixed ratio। ये क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक कंपाउंड होता है, नॉट अ मिक्सचर।
जैसे कंपाउंड, और कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। पता है ना आपको, बेसिक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होती है, बल्कि मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है। तो कंपाउंड है मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल को? अणु। और एटम को परमाणु। तो भैया मॉलिक्यूल एक कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने से बनता है। जो दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे भी कंबाइन करते हैं हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब मॉलिक्यूल बनता है। अगर किसी भी रैंडम रेशियो में कंबाइन कर गए तो वो मिक्सचर बन जाएगा, वो एक कंपाउंड नहीं बना। ठीक है जी। तो भैया जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भैया H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है H2, वो कैसे बनता है? आपके पास एक हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन होता है, एटम होता है यहाँ पर, और वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अब भैया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एक कार्बन एलिमेंट होता है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट। तो कार्बन एलिमेंट का एक एटम, कार्बन एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम के साथ कंबाइन करता है, और क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2 मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट, देखो एलिमेंट सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन के दो एटम पास पास है, आपस में कंबाइन किया और H2 मॉलिक्यूल बना दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन एलिमेंट का एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम के पास है, और फिर ऑक्सीजन एलिमेंट का एक और एटम है। मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम और कार्बन एलिमेंट का एक एटम आपस में कंबाइन करे और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अच्छा भैया H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ये कैसे बनता है? भैया देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम आता है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम आता है, और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम यहाँ, और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम। ये ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग, और क्या बना देता है? वोटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं? दो, एटम्स कितने हैं? तीन। क्योंकि एक एलिमेंट के दो एटम्स और एक एलिमेंट का एक ही एटम। ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल का मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नोट कीजिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ किसी यौगिक के एक मॉलिक्यूल का मास, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। अब ये मेजर कैसे करते हैं? ये होता है एडिशन ऑफ masses of, addition of masses of all the atoms present in a molecule, present in a molecule। मतलब भैया आप H2O मॉलिक्यूल को ऐसे समझिए कि मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम पकड़ा, उसको पॉलीथीन में डाल, फिर हाइड्रोजन एलिमेंट का एक और एटम पकड़ा, उसे भी पॉलीथीन में डाल। तो अब आपकी पॉलीथीन में हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम, पॉलीथीन में हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम। मान लिया हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम 1 किलो का, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम कितने किलो का? 1 किलो का। तो आपकी थैले में हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम, इसका मतलब आपके थैले का वजन कितना हो गया? 2 किलो। अब उसके बाद आपके थैले में ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम और रख दिया, अब वो है 16 किलो का। वो कितने किलो का है?
तो अब आपका प्रॉपर थैला कितने किलो का हो गया? 18 किलो। उसमें 16 किलो का ऑक्सीजन एटम रखा, और 1 1 किलो के दो हाइड्रोजन एटम रखे। तो वही तो है मॉलिक्यूलर मास, एडिशन ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल को थैला समझ लीजिए, और उसमें जो जो भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सबके मासेस को जोड़ दीजिए, तो थैले का वजन मिल जाएगा, मॉलिक्यूल का वजन मिल जाएगा, वो है मॉलिक्यूल। तो जैसे भैया हमसे बोला कि बताइए मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल बताइए। तो भैया आप ये बताइए कि हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। तो कितना वजन हो जाएगा? 2 A, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का। ठीक है। अच्छा, ये तो एक का हुआ। अगर 1 मोल हो जाए तो, अगर 1 मोल हो जाए तो भैया ये जो 2 AMU है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर के साथ। 1 मोल में इतनी तो पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितना। अब AMU इंटू Na क्या होता है? 1 ग्राम। ये आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया? ये मोलर मास आ गया, या ग्राम मोलर मास आ गया। इसको आप बोल दीजिए, इस 2 ग्राम को आप बोल दीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। भाई अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिखोगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। हम्म? और मोलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। समझ आ गया? मोलर मास समझ आ गया, एटॉमिक मास की तरह ही। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो ग्राम में लिखा हुआ है। अब भैया ये तो हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल के एक बताइए। हाँ जी आप बताइए, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। भैया ये दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना, तो दो हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम कितने किलो का? 1 AMU का। किलो नहीं होता भैया ये। प्लस एक ऑक्सीजन एटम भी तो है, उसका मास 16 AMU। तो टोटल मास 18 AMU। भैया एक ऑक्सीजन एटम 16 AMU जितना भारी होता है। ठीक है, मतलब एक AMU का 16 गुना भारी होता है एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये तो 1 H2 मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल हो जाए तो बताइए, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? वो होता है 18 ग्राम। केवल अभी 1 मोल बोला। जब आपसे बोलूंगा मोलर मास, आपसे बोलूंगा मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वो कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। तो समझ आया मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, मोलर मास। चलो आगे भैया, तो ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास 3 ग्राम सैंपल है, किसका? 3 ग्राम सैंपल है यूरिया का। आपके पास 3 ग्राम, आपके पास बच्चों 3 ग्राम यूरिया सैंपल है। आपके पास 3 ग्राम यूरिया सैंपल है, और आपको बताना है नाइट्रोजन एटम का मास इन दिस 3 ग्राम ऑफ यूरिया सैंपल। मतलब 3 ग्राम यूरिया सैंपल है ना, 3 ग्राम तो पूरे मॉलिक्यूल के सैंपल है, उसमें नाइट्रोजन एटम का कितना मास है वो बता। भैया यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है नाचलो सीओ नाचलो, नाचलो सीओ नाचलो, NH2CO NH2। ठीक है, तो इस एक मॉलिक्यूल का कंबाइंड मास 3 ग्राम है आपके पास। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें नाइट्रोजन एटम का कितना मास है? ठीक है, तो बताइए।
बताइए, सॉल्व कीजिए जल्दी। यूरिया का फॉर्मूला होता है नाचलो सीओ नाचलो, NH2 CO NH2। ऐसे ही याद कर रखा है मैंने इसको। नाचलो सीओ नाचलो, NH2 CO NH2। सॉल्व करो, सॉल्व करो दिमाग में। भैया पूरे मॉलिक्यूल का मास 3 ग्राम। मतलब इसका भी जोड़ा होगा, फिर 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 इसका भी जोड़ा होगा, तो 3 ग्राम आया। तो मैंने केवल इसका और इसका बताओ, नाइट्रोजन एटम का कितना। और याद रखना क्या लिखा है, नॉट एम, नॉट एम, 3 ग्राम। अरे भैया सॉल्व करें, सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें 3 ग्राम यूरिया सैंपल दी। पहले मैं एक यूरिया मॉलिक्यूल का वजन तोल लो भैया। मास ऑफ 1 यूरिया मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 यूरिया मॉलिक्यूल। एक यूरिया मॉलिक्यूल का मास कैसे होगा भैया। देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 7N14, ये होता है इसका मास। कार्बन का 6C12, ये होता है। ऑक्सीजन का 8O16, हाइड्रोजन का 1H1। चलो भैया शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। 14 AMU प्लस 2 AMU, कैसे ऐसे, प्लस कार्बन का 12 AMU प्लस 16 AMU प्लस 14 AMU प्लस 2 × 1 AM। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। बताइए, बताइए जल्दी बताइए। भैया देखो, 14 and 14 28, and 14 42, and 14 42, and 14 56, and 58, and 60। इट इज 60। ये तो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मोल में कितना मास। भैया एक मोल का वो है 60 ग्राम। है जी, वो है 60 ग्राम। तो मोलर मास कितना है। अरे व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ यूरिया मोल। इट इज 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है एक मोल का मास 60 ग्राम। अगर एक मोल का मास 60 ग्राम है यूरिया का, यानी कि 60 ग्राम में, 60 ग्राम में यूरिया के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 मोल, 1 मोल यूरिया मॉलिक्यूल्स, 1 मोल यूरिया मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि 60 ग्राम में Na यूरिया मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, 1 ग्राम में कितने यूरिया मॉलिक्यूल्स है। तो भैया 1 ग्राम में Na/60 यूरिया मॉलिक्यूल्स, ये हो गया 1 ग्राम में आपके पास कितने ग्राम यूरिया है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम में 3 × Na/60 यूरिया मॉलिक्यूल्स है। तो ये है Na/20 यूरिया मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं ना Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो भैया 3 ग्राम में इतने यूरिया मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये देखना है कि एक यूरिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का कितना बचा। तो भैया 1 यूरिया मॉलिक्यूल में, 1 यूरिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम तो कितना बचा है, कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2। मतलब 14 + 14, कितना बने, 14 AM। 1 यूरिया मॉलिक्यूल में 14 MU। आपके पास 3 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने। तो आप देखो, क्या देखो, यहाँ देखो कि 3 ग्राम या Na
अपॉन 20 यूरिया मॉलिक्यूल में, Na/20 यूरिया मॉलिक्यूल में, Na/20 इंटू 14 AMU। भाई ये किसमें है? यह है ग्राम। अरे भैया ये मॉलिक्यूल है यार, ग्राम में बता रहा हूँ। ये हो गया। अब भैया ये AMU है और ये AMU, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम। तो भैया 2 7 का 14, 2 1 का 2, तो ये हो जाएगा 7/10 ग्राम नाइट्रोजन एटम का वेट। ठीक है। अब भैया हो जाएगा 0.7 ग्राम। और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका। ठीक है जी, समझ आया कहाँ तक? भैया 3 ग्राम में इतने यूरिया मॉलिक्यूल, हमें कितना यूरिया मॉलिक्यूल दिया था? 3 ग्राम। 3 ग्राम में इतने यूरिया मॉलिक्यूल, एक यूरिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम? 2 एटम। एक ये रहा एक। तो भैया इसका वजन कितना? इसका वजन 14 AMU, तो दूसरे का वजन 14 AMU, तो टोटल का वजन 28 AMU। तो एक यूरिया मॉलिक्यूल में ये क्या कर दिया? व्हाट इज दिस? इट इज 28 AMU। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा भैया? 1.4 ग्राम। हाँ जी भैया, रुक जाइए, ध्यान दीजिए भैया। एक यूरिया मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन आइटम, 14 एमई का एक, 14 एमई का एक, टोटल 28 एमई। इतने यूरिया मॉलिक्यूल जो 3 ग्राम में थे, उसमें कितने कितने एटम? भैया इतने इंटू 20 है। एक में कितना? 20। तो इतनों में कितना? इंटू 20। तो काटेंगे तो भैया Na/AMU, एवोगैड्रो नंबर इंटू AMU, मल्टीप्लीकेशन बन के क्या बन जाएगा? ग्राम। और 14/10। भाई AMU ग्राम में होता है ना, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ग्राम में आ गया। और 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? अब ये जो आपने किया ना, दिस इज नॉट द गुड मेथड, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, यूनिटरी मेथड। कल हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास के इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट। मोल कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे। आज तक आपको मोल्स के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी। मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, 1 AMU, है ना? इन सब के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई। कल से पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो हम इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के फॉर्मूले देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले, इनसे सीधा आंसर नहीं। ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, एंड प्लीज नोट इट डाउन, डोंट फॉरगेट। ओके।